ओके, तो यहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे इंक्रीज इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इन द एक्सपोर्ट is indicative of the structural transformation of the Indian economy in favor of modernization. This is one point you should remember. Then import process starts with indent. Now I don't know what is that. I'll have to look more into that. Then top two suppliers of LNG, liquefied natural gas, to India is Qatar and then followed by USA. तो LPG is a different thing and LNG is a different thing. ठीक है, तो LNG कौन सप्लाई करता है सबसे ज़्यादा इंडिया को? कतर करता है, उसके बाद यूएस करता है। ठीक है, दैन इंडियाज़ कमोडिटी इंपोर्ट्स, सबसे ज़्यादा हम क्या इंपोर्ट करते हैं? पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं, कैपिटल गुड्स, फिर पर्ल्स एंड स्टोन्स इंपोर्ट करते हैं, और चौथे नंबर पे केमिकल्स आ जाता है, और पाँचवें नंबर पे एडिबल ऑयल आ जाता है, एडिबल ऑयल, और छठे नंबर पे आयरन एंड स्टील आ जाता है। सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स कमोडिटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू मोस्ट एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो ये देखो इंजीनियरिंग गुड्स आता है, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आता है, तीसरे नंबर पे जेम्स एंड ज्वेल्स आता है, चौथे नंबर पे तुम्हारा ड्रग्स फार्मा, पाँचवें पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड छठे पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, सो और उसके बाद कहीं जाके टेक्सटाइल्स आता है, दैट इज़ ऑल्सो रेडीमेड टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो अच्छा, एडिबल आइटम्स में राइस का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है, उसके बाद मरीन प्रोडक्ट्स का है, उसके बाद शुगर का है, राइट। और ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया इम्प्रूव्ड बाय 35.87% लास्ट ईयर। तो ये हो गया। फिर हम एक्सपोर्ट्स की बात तो कर लिए कमोडिटी वाइज, फिर इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कमोडिटी वाइज। तो हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं? पेट्रोलियम, उसके बाद कैपिटल गुड्स, तीसरे नंबर पे पर्ल्स एंड स्टोन्स। नाउ दिस इज़ समथिंग स्ट्रेंज, हमें पर्ल्स एंड स्टोन्स की पता नहीं क्या ज़रूरत है। चौथे नंबर पे केमिकल्स है, पाँचवें नंबर पे एडिबल ऑयल है, और छठे नंबर पे आयरन एंड स्टील है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर डायरेक्ट सवाल बन सकता है अरेंजमेंट करने के लिए। ठीक है, तो एक्सपोर्ट बिल्कुल लटा होना चाहिए। पहले नंबर पे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, दूसरे नंबर पे हम सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट करते हैं? पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स, तीसरे नंबर पे जेम्स एंड ज्वेल्स, और चौथे नंबर पे ड्रग्स एंड फार्मा। ठीक है, और पाँचवें नंबर पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, और छठे नंबर पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, और उसके बाद कहीं जाके रेडीमेड टेक्सटाइल्स आता है। सो दोज आर द कमोडिटीज़ एक्सपोर्टेड बाय इंडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इसी तरह से कमोडिटीज़ दैट आर इम्पोर्टेड बाय इंडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्ट क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं पेट्रोलियम अगेन। ठीक है, पेट्रोलियम इज़ एट द टॉप। उसके बाद कैपिटल गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं, तीसरे नंबर पे पर्ल्स एंड स्टोन्स इंपोर्ट करते हैं, चौथे नंबर पे केमिकल्स, फिर एडिबल ऑयल, और फिर आयरन एंड स्टील एट द सिक्स्थ प्लेस। देन अकॉर्डिंग टू ICRA, इंडिया होल्ड्स अ की ग्लोबल पोजीशन इन ऑयल सीड्स इंडस्ट्री विद 10% वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन। तो मतलब, लेकिन फिर भी हमें एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, 10% वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन हमारा है ऑयल सीड्स इंडस्ट्री में। ठीक है, but the internal demand is so high for both oil seeds and palm oil that cannot be met through the internal production. Hence the quantity of imported edible oils is more than the domestic production in the last 5 years. ठीक है, इसीलिए edible oil जो है import किया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, the most imported commodity at the 5th place. ठीक है, तो according to ICRA, India holds a key global position in oil seeds industry with 10% worldwide production. But the internal demand is so high for both oil seeds as well as palm oil that cannot be met through the internal production alone. Hence, the quantity of imported edible oils is more than the domestic production in the last 5 years. The agriculture commodities exported from India fall broadly into 3 categories. एक traditional export items है, एक non-traditional है, और non-traditional items with good prospects. And now these kind of questions नहीं आएंगे, you can skip that. Current account क्या होता है? It is the balance of trade in visibles plus balance of invisibles. ठीक है, services and transfer payments, तो that is constitutes the current account. ठीक है, तो balance of trade in visibles and balance of trade in invisibles such as services and transfer payments, so that is current account. 2012 से 18 के बीच India's trade deficit continuously declined. From 2018 to 2020 it increased, now again declining, which is a good thing. So हमेशा a country should always strive to decrease its trade deficit with the rest of the world, and that's
वेयर इंडिया इज़ हेडिंग। तो ट्रेड डेफिसिट ड्यूरिंग दिस पीरियड बढ़ गया था, बट उसके अलावा देखा जाए तो ओवरऑल वी आर इम्प्रूविंग। देन इकोनॉमिक सर्वे 21-22, इंडियाज़ ट्रेड बैलेंस रिमेन नेगेटिव फॉर द एंटायर पीरियड फ्रॉम 1949 टू 1950, मतलब सॉरी 1949-50 से लेके 2019-20 तक। अगर इतने बड़े अंतराल का देखा जाए तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो मोर और लेस नेगेटिव ही रहा है, एक्सेप्ट 2 years 1972 एंड 73 एंड 76-77 व्हेन इट वाज पॉजिटिव। तो केवल दो ऐसी सिचुएशंस आई है अभी तक पिछले, मतलब 1949 से लेके 2019 तक। ये लगभग जितने भी साल बनते हैं, मेरे ख्याल से 60 साल है, 80 साल है, नहीं 70 साल है, ठीक है। तो ये आज़ादी से लेकर 2020 तक लगभग देखा जाए तो केवल 2 बार ऐसा हुआ है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव में हुआ है। दैट इज़ एक बार 1972 में और एक बार 1976-77 में। बाकी थ्रू आउट 1949 से लेकर 2019-20 तक हमारा बैलेंस या ट्रेड बैलेंस नेगेटिव ही रहा है। एट प्रेजेंट लार्जेस्ट इंडियाज़ एक्सपोर्ट गोज़ टू द US, around 16-19% ऑफ एंटायर एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया गोज़ टू US। एंड अभी जो करंट वाला है आप देख लो, जैसा मैंने बताया था शायद $765 बिलियन है। वेरी सून दिस इज़ गोइंग टू बी टचिंग $800 बिलियन। सो 2024 का अगर देखा जाए तो समवेयर क्लोज टू $800 बिलियन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, अ लिटिल लेस देन दैट। ये सब पुराने डेटा हैं बट स्टिल इट इज़ गिविंग एन आइडिया, ठीक है। मूविंग ऑन, ये एक आर्टिकल है, ये देख लो, वाइडनिंग गैप, चाइनाज इकोनॉमी टुक ऑफ इन 1990s एज इट emerged as a manufacturing export hub, while Indian firms failed to become a key part of the global supply chains. Hence, China's per capita income is now almost 5 times that of India's. अब यहाँ पे चाइना की पर कैपिटा इनकम देखो डॉलर्स में, US डॉलर्स में। ये जो पॉइंट है 1990s वाला, ठीक है, समवेयर हियर, यहाँ से डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया। एंड वो इसीलिए हो पाया because they positioned themselves in key supply chains, global supply chains, and China's per capita income ever since has been increasing। और अभी हमारा $2000 लगभग है, वो भी काफ़ी skewed है, मतलब that is because of high income inequality। so ये भी बहुत करेक्ट फिगर नहीं दे रहा है। और चाइना का लगभग 9770 है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें ये तो हो गया पर कैपिटा इनकम इन US डॉलर्स, और ये हो गया एक्सपोर्ट्स इन ट्रिलियन। तो इनका एक्सपोर्ट देखो 2.65 ट्रिलियन US डॉलर है, जबकि हमारा 0.54 ट्रिलियन है हमारा लगभग। और जो हमारा न्यू ट्रेड पॉलिसी आया था 2030 तक, हमें शायद 2 ट्रिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट टारगेट दिया गया था। देखो यहाँ लिखा है 2 ट्रिलियन US डॉलर्स एक्सपोर्ट्स बाय 2030। तो 2030 तक भी हमारा 2 ट्रिलियन हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मज़े की बात यह है तब भी हम इनके पीछे रहेंगे, राइट। तो एज़ पर सीपरी रिपोर्ट, अब ये सीपरी रिपोर्ट 2022 का है, मेजर आर्म्स सप्लायर टू इंडिया बिटवीन 2017 टू 2021। ये रशिया, फ्रांस एंड USA। तो USA तो कम हो गया है, अब रशिया और फ्रांस ज़्यादा मतलब आर्म्स सप्लाई किया है इंडिया को बिटवीन दिस पीरियड। दैन इंडियाज़ हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स टू US मैंने बता चुके हैं, 16 से 18% ऑफ आवर एंटायर एक्सपोर्ट्स गोज़ टू US करंटली, वाइल इंडिया imports highest from China, जबकि highest import comes from China. In other words, India's trade on current account is largest with USA, ठीक है। When it comes to India's foreign trade philosophy and policy with China lately, India's top 2 trading partners currently are mostly US and sometimes China, and in the recent past included UAE as well। तो इसको भी भूलना मत। इंडिया के जो टॉप 2 या 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें आपको चाइना, USA एंड UAE, यही 3 कंसिस्टेंटली दिखाई पड़ेंगे। जोग्राफिकली इंडिया 62% imports come from Asia plus ASEAN region, which also includes China of course, of which 27% comes alone from the Northeast Asia, which is China। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो लगभग हमारा 62% से ऊपर जितना भी इंपोर्ट आता है, 62% से ज़्यादा इंपोर्ट हमारा एशिया से ही आ जाता है, एशिया इंक्लूडिंग द एशियान नेशंस। और उस 62% में से भी 27% इंपोर्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट एशिया से आता है, विच इंक्लूड्स जापान एंड चाइना रीजन, ठीक है। तो बहुत ही स्क्यूड इंपोर्ट्स है हमारा, मतलब चाइना पे वो ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ गई है। बांग्लादेश इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया। तो
अगर साउथ एशिया की बात कर रहे हैं तो फिर चाइना इसमें नहीं आएगा, तो ये एशियन नेशंस आ जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया वाले, और सम इंडिया नेबर्स आ जाएंगे। तो इन कंट्रीज़ में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का बांग्लादेश ही है। इंडिया हैज़ डबल्ड इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स टू 4.4% इन 2022 फ्रॉम 2% इन 2005। तो हमारा जो सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रहा था वो 2005 में 2% हो रहा था एंटायर एक्सपोर्ट का, और आज की डेट में ये 4.4% है। मतलब हम लोग जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 4.4% तो केवल सर्विस एक्सपोर्ट है। नाउ इंडिया शेयर ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अमाउंटेड टू अराउंड 1.77% ऑफ द टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट्स इन 2021। तो ये भी 2% से कम ही है, और जबकि सर्विसेज एक्सपोर्ट तो 4.4% हो गया है, राइट। देन इंडियाज़ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज़ 21.51%। मतलब हम लोग अगर हम लोग पूरा अपना एक्सपोर्ट देखें इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबली, तो व्हाट इज़ द शेयर ऑफ आवर एक्सपोर्ट, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ आवर एक्सपोर्ट इन जीडीपी? So that is 21.5%, and imports of goods and services as percentage of GDP is 24.15%. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। हम लोग जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट। एन इंडिकेटर ऑफ हाउ मच अ कंट्री इज़ ओपन टू इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये आपको पता चल सकता है ट्रेड टू जीडीपी रेशियो से। इंडिया ट्रेड टू जीडीपी रेशियो फॉर 2022 वाज 49.37%। तो एक ये इंडिकेटर है हाउ मच अ कंट्री इज़ ओपन टुवर्ड्स इंटरनेशनल ट्रेड। सो दिस इंडिकेट्स व्हाट पोर्शन ऑफ योर जीडीपी is made by trade, and that too global trade. So this indicates how much a country is flexible and open and liberal in terms of international trade. So India का trade to GDP ratio 49 point something % है, ठीक है, almost half। फिर supply chain resilience initiative देखें, तो ये initiative जो है supply chain resilience initiative, it is a trilateral attempt. It is a trilateral attempt by India, Japan and Australia to ensure uninterrupted supply of imports in an unexpected situation by diversifying across various supplier nations instead of just being dependent on a few. तो ठीक है, चाइना पे ज़्यादातर नेशंस डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के लिए, तो अभी सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के तहत ये एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के तौर पे देख सकते हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान साथ में आए थे to bolster their supply chain dependencies and not just relying upon a single or a few supplying partners. So इसके तहत diversifying across various supplier nations ये implement किया जाएगा। Then निर्विक, ये एक स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। It provides enhanced insurance cover and reduced premium for small exporters। मतलब इंश्योरेंस कवर है एक तरह से एक्सपोर्टर्स के लिए, जिसके लिए उनको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। दैन 1994 अगस्त में क्या हुआ था, इंडिया अलाउड फॉर रूपी कन्वर्टिबिलिटी बट करेंटली, 1994 में इंडिया अलाउड फॉर रूपी कन्वर्टिबिलिटी बट करेंटली इंडिया हैज़ अडॉप्टेड पार्शियल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अभी हमारे पास क्या चल रहा है, पार्शियल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। हाउएवर फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रूपी both in current and capital account is being advocated, as it will allow more free mobility of capital from foreign sources and will attract more foreign capital, thus enabling domestic corporations to raise funds from overseas. So rupee is convertible to foreign currencies. Rupee is convertible to foreign currencies for all current transactions only. Private remittances belong to current account, while any kind of investment in any class asset or advancement of loans fall into capital account. तो ये तो मुझे पता है कि remittances remittances कहाँ पे आते हैं, remittances are a part of current account, ठीक है। So remittances are a part of current account, whereas कोई asset खरीद रहे हो, investment कर रहे हो या loan raise कर रहे हो, loan लिए हो, external commercial borrowing, domestic loans, तो all that comes under the capital account, ठीक है। तो हालांकि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में कुछ चीज़ें और हैं जो कंफर्म कर लेना। ट्रांसफ़र पेमेंट्स किस में आता है और सब्सिडी वगैरह किस में आता है वो देख लेना, ठीक है। इसके बाद एक तारापुर कमेटी है, इट डेल्ट विद रिकमेंडेशंस ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तारापुर कमेटी इसके लिए बनाई गई थी, फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अभी हम क्या करते हैं, मतलब रूपी इज़ कन्वर्टिबल टू ऑल फॉरेन करेंसीज ओनली फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है, यही तो लिखा है ना यहाँ पे। अभी रूपी इज़ कन्वर्टेबल टू फॉरेन करेंसीज फॉर ऑल करंट ट्रांजैक्शंस ओनली,
और 1994 में क्या हुआ, करंट के लिए खोला गया था। इंडिया अलाउड फॉर रुपी कन्वर्टेबिलिटी, बट करेंटली पार्शियल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, ठीक है। फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी बोथ इन करंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट इज़ बीइंग एडवोकेटेड। क्यों? बिकॉज इट विल अलाउ free mobility of capital, from foreign sources, and will attract more foreign capital, thus enabling domestic corporations to raise fund from overseas. But then इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, जैसे राउंड ट्रिपिंग वगैरह, तो ये भी है। तो इसी को स्टडी करने के लिए तारापुर कमेटी बनाई गई थी टू डेल्ट विद द रिकमेंडेशंस ऑफ फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ करंट अकाउंट के लिए ही कन्वर्टिबिलिटी है। So it submitted its report in 1997 and made the following recommendations. देखो, अगर 3 चीज़ अचीव हो जाती है, पहला 3% फिस्कल डेफिसिट एंड 3% करंट अकाउंट डेफिसिट, और NPA बिलो 1%, और आई थिंक एक चीज़ और थी, मैंने यहाँ लिखना भूल गया है, 6% ऑफ इम्पोर्ट कवर, तो 6 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट कवर हमारे फॉरेक्स में इतना होना चाहिए। तो अगर ये 4 चीज़ें हो रही हैं, 3% से कम करंट अकाउंट डेफिसिट, 3% से कम फिस्कल डेफिसिट, 1% से कम NPA, और 6 मंथ वर्थ ऑफ इम्पोर्ट कवर इन आर फॉरेक्स रिजर्व्स, तो फिर हम फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। तो यही रिपोर्ट सबमिट किया था 1997 ने। इंडियन रुपी वॉज डिवैल्यूड कब हुआ है? 49 में हुआ है, 66 में हुआ है, और 91 में हुआ है। सो डिवैल्यूएशन से हमेशा एक्सपोर्ट को फ़ायदा मिलता है। और 1991 INR was devalued to 17.3% against pound sterling and 18.7% against US dollars। तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि ज़्यादा किसके अगेंस्ट डिवैल्यू किया गया, तो US के रिलेशन में हमारा करेंसी ज़्यादा डिवैल्यू किया गया कंपेयर टू पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। तो मोटा 17% के आसपास पाउंड के अगेंस्ट डिवैल्यू किया, और US डॉलर के अगेंस्ट 18.7% डिवैल्यू किया। Devaluation improves export and may help in improving the trade balance, as the price of countries' products in international market may fall due to devaluation। तो प्राइस मतलब जब डिवैल्यू कर दोगे तो इंटरनेशनल कंट्रीज़ प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू डिवैल्यूएशन, जिसकी वजह से और ज़्यादा लोग इसको ख़रीदेंगे, तो और ज़्यादा फॉरेक्स आएगा, जिसकी वजह से फिर ट्रेड डेफिसिट इम्प्रूव हो जाएगा, तो ट्रेड बैलेंस इम्प्रूव हो जाएगा बेसिकली। तो इसीलिए डिवैल्यूएशन चाइना करता है इतना। तो डिवैल्यूएशन डज नॉट कॉज डिफ्लेशन इन द इम्पोर्टिंग कंट्री, वहाँ पे डिफ्लेशन नहीं होता है, इट रादर कॉजेज इन्फ्लेशन इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री, क्योंकि यहाँ पे फिर ज़्यादा धन आएगा फॉरेन सोर्सेज से, तो यहाँ पे मतलब जो एक्सपोर्ट कर रहा है देश, वहाँ पे इन्फ्लेशन आ सकता है, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। सो ओनली 3 थिंग्स फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज। इसमें फॉरेन करेंसी आता है, और गोल्ड रिजर्व्स आते हैं, और IMF के जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं वो आता है। केवल यही 3 चीज़ आज की डेट में इंटरनेशनल करेंसी के रूप में माना जाता है। फॉरेन करेंसीज हो गया, गोल्ड रिजर्व हो गया, और IMF का स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गया। Then the main reason of the crisis of the Southeast Asian economies in 1997 was prolonged overvaluation of the local currencies vis the Western currencies. It started with the collapse of Thai baht. The South Asian economies had devalued their currencies for prolonged times. ठीक है, तो ये prolonged ओवर होगा या devaluation होगा, एक बार कंफर्म कर लेना इसको। So if the local currency is getting weaker, then public expenditure plus expansionary money policy are not viable। मतलब अब इसको सोचो ना, जैसे लोकल करेंसी रुपी है और हमारे फॉरेक्स में क्या है, डॉलर्स है, ठीक है। अब अगर हमको अपना अगर डॉलर तो फिक्स्ड क्वांटिटी में है कंट्री में, फॉरेक्स रिजर्व में, लेकिन अगर एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी कर दी तो लोगों के हाथ में ज़्यादा रुपया आ जाएगा कंपेयर टू डॉलर्स। सो देयर विल बी अ परसीव्ड शॉर्टफॉल ऑफ डॉलर इन द इंडियन इकोनॉमी, इन द एंटायर मनी सप्लाई, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी कंपेयर टू रुपी। सो दैट इज़ वाई एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर ये उतना वायबल नहीं होता है। जब हम चाहते हैं कि हमारा करेंसी इंप्रूव हो अगेंस्ट एनी फॉरेन करेंसी, तो फिर इसके विपरीत करना चाहिए। लेकिन अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी सरकार या एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी अपनाएगा सेंट्रल बैंक, तो फिर अपना करेंसी और गिरेगा, और जो फॉरेक्स में फॉरेन करेंसीज है उनका वैल्यू और बढ़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने आगे समझा दी है। तो अब आगे अगले वीडियो में देखते हैं।